हे एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का वन शॉट लिया था और उस चैप्टर को कंप्लीट किया था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उस लेक्चर्स को अटेंड किया होगा। आज हम उसी चैप्टर का क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ कॉपी और पेन साथ में लेकर चलना और कितना मार्क्स कितना स्कोर कर रहे हो आप उसको प्लीज़ कॉपी में लिखते जाना। कितना करेक्ट हुआ कितना रॉन्ग हुआ उसको लिखते जाना और लास्ट में अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। तो आइए हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट हम कुछ PYQ डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आने वाले एग्जाम में आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। तो PYQ प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज की लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चंस अटेंड करना। PYQ प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग ले रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन। द लिविंग वर्ल्ड। तो पहला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मुस्किडी। इनमें से कौन सा चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा फैमिली मुस्किडी को बिलोंग करता है, ये पूछा गया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हाउस फ्लाई दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन फायर फ्लाई, ऑप्शन सी ग्रास होपर, ऑप्शन डी कॉकरोच। तो मैंने लेक्चर्स लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का जब वन शॉट लेक्चर लिया था तभी आप लोगों को बता गया था कि एक NCERT में एक साथ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साथ है और वो आपको याद रखना ही रखना है। उस साथ से ही एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, फैमिली मुस्किडी। इसका आंसर होगा हाउस फ्लाई। जब आप NCERT पढ़ोगे या फिर आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया होगा कि मुस्किडी फैमिली हाउस फ्लाई को बताया गया है। हाउस फ्लाई का फैमिली मुस्किडी होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हाउस फ्लाई। तो आइए सेकंड क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ICBN स्टैंड्स फॉर। ICBN स्टैंड्स फॉर ए NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है। NCERT अगर आप पढ़ोगे या फिर आपने मेरा वाला लेक्चर अटेंड किया होगा तो मैंने उसमें भी बता दिया था ICBN काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। PYQ है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ICBN NCERT का डायरेक्ट लाइन है जो कि आप लोगों को याद रखना है। ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN ICZN दोनों ही मैंने आप लोगों को समझा दिया था। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। ऑफ और फॉर में भी डिफरेंस बताया था मैंने कि ऑफ और फॉर तो जनरली सेम ही होता है, लेकिन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए फॉर दिया गया है और बोटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए NCERT में ऑफ दिया गया है, जो कि NCERT की लाइन है, इसलिए आप लोगों को याद रखते जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द बुक जेनेरा प्लैंटरम वाज रिटेन बाय। NCERT में नहीं है। अगर आप पुराना NCERT देखोगे, एकदम पहला वाला पुराना NCERT, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन अब तो NCERT चेंज हो गया है तो एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पहले आता था क्योंकि पहले की NCERT में एक क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट डायरेक्ट दिया गया था, मतलब जेनेरा प्लैंटरम बुक किसने लिखा था ये डायरेक्ट दिया गया था। पर अभी तो NCERT में नहीं है, लेकिन आप जनरल नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन इसका आंसर याद रख सकते हो। द बुक जेनेरा प्लैंटरम was written by Bentham and Hooker। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी Bentham and Hooker। इसमें तो कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है, बुक किसने लिखा था इसका आंसर है Bentham and Hooker। इसमें कुछ ऐसा कुछ समझने वाला लॉजिक नहीं है, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ये बुक किसने लिखा था, ये बुक लिखा था Bentham and Hooker ने। तो इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर आप लोग याद रख लो, Bentham and Hooker इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं इसमें लिख देती हूँ आंसर। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Select the correctly written scientific name of mango, which was first described by Carolus Linnaeus।
मैंगो का साइंटिफिक नेम बेसिकली पूछा गया है, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर हमें पता ही है कि कैरोलस लिनियस ने दिया था, और मैंगो का साइंटिफिक नेम इसमें पूछा गया है। कैरोलस लिनियस ने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इसमें 2 क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तब आपको आंसर देना है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस साहब ने हमारा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। एंड इस क्वेश्चंस में पूछा गया है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है। तो आप लोगों को ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैंगो का साइंटिफिक नेम आप लोगों को याद रखना है। एनसीईआरटी में भी मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया गया है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है। इसमें दिया गया इसमें दिया गया है मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा इंडिका कार्ल लिन, मैंजिफेरा इंडिका लिन, मैंजिफेरा इंडिका। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, मैंजिफेरा इंडिका दोनों में है। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 नेम आता है बेसिकली। एक होता है जेनेरिक नेम एंड सेकेंड वाला होता है स्पेसिफिक एपिथेट। पहला वाला जेनेरिक नेम एंड सेकेंड वाला स्पेसिफिक एपिथेट। तो जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो इसमें तो ऑप्शन ए में तो स्पेसिफिक एपिथेट कैपिटल लेटर में स्टार्ट किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए जो है ना वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में है मैंजिफेरा इंडिका कार्ल लिन। हम जब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, उसका आंसर होगा कैरोलस लिनियस। जब हम किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तब एब्रीविएटेड फॉर्म में उस साइंटिस्ट का भी नेम लिखा जाता है लास्ट में। मतलब पहले जेनेरिक नेम, उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट, एकदम लास्ट में लिखा जाता है उस साइंटिस्ट का नाम जिसने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, उसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए कैरोलस लिनियस साहब ने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट के लिए हम कार्ल लिन नहीं लिख सकते थे, इसको हमेशा एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए कार्ल लिन नहीं होगा। ए वाला भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग हेयर। अब हम ऑप्शन डी देख लेते हैं एक बार, मैंजिफेरा इंडिका। ये तो एकदम सही है, लेकिन ऑप्शन सी ज़्यादा सही हो जाएगा। इसमें साइंटिस्ट का नेम भी एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा गया है, तो ऑप्शन सी इज़ मोर करेक्ट देन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भी गलत नहीं है, सही है दोनों, लेकिन हम ऑप्शन सी को प्रीफर करेंगे क्योंकि इसमें साइंटिस्ट का नेम भी एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा गया है। बेसिकली दोनों ही करेक्ट है, लेकिन हम अगर दोनों आ जाए तो हम प्रीफर किसको करेंगे, हम हमेशा प्रीफर करेंगे ऑप्शन सी को, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट का नाम में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज मोर करेक्ट हेयर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब हम आगे 5th क्वेश्चन की ओर। Which of the following is against the rules of ICBN? इसमें कौन सा रूल अगेंस्ट ICBN है? ICBN के रूल के अगेंस्ट कौन सा सेंटेंस, कौन सा स्टेटमेंट है? जैसे ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है और कौन सा ICBN रूल्स के अगेंस्ट है वो पूछा गया है। तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, तभी एक एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली वही लाइन से आया गया है। ये PYQ है, आप लोग देख सकते हैं PYQ कितना इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की लाइन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी में से क्वेश्चंस नीट में आया गया है और घुमा फिरा के बार बार उसी को ही पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ना है ताकि आप लोगों को ये सारे स्टेटमेंट याद हो जाए। तो मैंने सब चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, तभी बता दिया था कि ये क्वेश्चंस नीट में आ सकते हैं। तो ये बेसिकली PYQ में आई हुई क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस एक बार फिर से प्रैक्टिस करके जाना है ताकि नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चंस आ गया तो आप लोग इजीली इसे सॉल्व कर पाओ। Which of the following is against the rules of ICBN? ICBN के अगेन कौन सा रूल है? इसे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। ऑप्शन ए, हैंडरिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड। तो हमने ICBN रूल पढ़ा था, जब हैंडरिटन में लिखते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को तो दोनों नेम सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजिफेरा इंडिका, अगर हम हैंडरिटन में मैंजिफेरा इंडिका को लिखेंगे तो दोनों सेपरेटली अंडरलाइन किया होना चाहिए, ऐसे सेपरेटली अंडरलाइन किया होना चाहिए दोनों नेम को। जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में मैं दिखा देती हूँ, अगर इसको हैंडरिटन फॉर्म में लिखा है तो सेपरेटली अंडरलाइन किया होना चाहिए। तो
ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये अगेंस्ट नहीं है, तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीआर। इसमें कौन सा अगेंस्ट है, तो ऑप्शन ए तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी कर लेते हैं, एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट। तो ए बी स्टेटमेंट सही है, एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल ही यही है कि जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट दो कंपोनेंट से बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बनता है। पहला वाला है जेनेरिक नेम एंड दूसरा वाला है स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ए भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देख लेते हैं, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटालिसाइज्ड। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन, साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज में होता है एंड शुड बी इटालिसाइज्ड। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। इसमें ये गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ हो गया, क्योंकि जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर, दोनों स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। जेनेरिक नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है, इसमें भी आप देख सकते हो मेंजिफेरा इंडिका, इसमें दोनों कैपिटल लेटर है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। पहला वाला हमेशा कैपिटल और दूसरा वाला हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल है, तो इसमें भी वही होगा। जेनेरिक नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है बट स्पेसिफिक नेम्स स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, पर इसमें बताया गया है कि दोनों स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स, जो कि सरासर गलत है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीआर, तो यही तो अगेंस्ट कर रहा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। फिफ्थ का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल से स्टार्ट होते हैं, सेलुलर लेवल, ऑर्गेनाइजमिक लेवल, एटॉमिक लेवल या सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल। ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल। इसका आंसर होगा 6 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, लिनियस इवॉल्व्ड ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड। लिनियस ने जो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया था उसको क्या बोला जाता है। ये भी हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था कैरोलस लिनियस। तो इसका आंसर भी बेसिकली वही हो जाएगा। उसको इस क्वेश्चन को बस घुमा के पूछा गया है कि लिनियस इवॉल्व्ड ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड मोनोनोमियल, वर्नाकुलर, बायोनोमियल एंड पॉलिनोमियल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोनोमियल। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था लिनियस साहब ने, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोनोमियल। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अगर एनसीईआरटी एक बार पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ होगा। इसको करने के लिए एनसीईआरटी काफ़ी बार पढ़ी होनी चाहिए। एनसीईआरटी में मास्टरिंग हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और एनसीईआरटी की लाइन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ोगे तभी एक क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। आप लोग प्लीज़ एक बार एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। The common characteristic between tomato and potato will be maximum at the level of their. Option A family, option B order, option C division, option D genus. The common characteristics between tomato and potato will be maximum at the level of their. The common characters between tomato and potato will be maximum at the level of their. Common character between tomato and potato कब maximum होता है, level of their कब मैक्सिमम होता है टोमेटो एंड पोटैटो का। तो पोटैटो है ना, उसका साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबरोसम, एंड टोमेटो का साइंटिफिक नेम आप लोगों के एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। पोटैटो का दिया गया है इसलिए मैंने बता दिया, सोलानम ट्यूबरोसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम। तो पोटैटो एंड टोमेटो बोथ बिलोंग्स टू द फैमिली सोलानेसी। सोलानेसी के अंदर दोनों आते हैं, पोटैटो एंड टोमेटो, जिसको कॉमनली पोटैटो फैमिली भी बोले जाते हैं।
पोटैटो फैमिली इज सेम एज सोलानेसी। सोलानेसी को एक पोटैटो फैमिली बोलते हैं जिसमें पोटैटो एंड टोमेटो दोनों आते हैं। तो बेसिकली फैमिली लेवल पर आकर दोनों सेम होते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं कौन सी लेवल पर, फैमिली लेवल पर दोनों। सोलानेसी पोटैटो का भी फैमिली है एंड टोमेटो का भी फैमिली है, फैमिली लेवल पर दे आर शो मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी डिवीजन, ऑर्डर, जेनस ये सब तो नहीं होगा, इसका आंसर होगा फैमिली। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैमिली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। A group of plants or animals with similar traits of any rank is. A group of plants and animals with similar traits of any rank is. Plants and animals with similar traits, दोनों का similar traits होना चाहिए of any rank। इस rank को क्या बोला जाता है? बेसिकली क्वेश्चन भी यही पूछा गया है। आप लोग प्लीज़ एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। और वीडियो के लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बता के जाना कमेंट सेक्शन में। तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैक्सॉन। ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड टैक्सॉन। टैक्सॉन इज ए टैक्सोनॉमिक यूनिट। A taxon is assigned a rank and can be placed at a particular level in a systemic hierarchy, reflecting evolutionary relationship. ये जो टैक्सॉन है ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसका ग्रुप बेसिकली हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा टैक्सॉन। टैक्सॉन इज द करेक्ट आंसर। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टैक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 10, ए टैक्सॉन इज। इसको भी हम लोगों ने काफ़ी बार एनसीईआरटी में पढ़ लिया है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इसका आंसर कर पाना। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। ए टैक्सॉन इज ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो हम लोगों ने एक न्यूमोनिक सीखा था। न्यूमोनिक था कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। इसमें पॉट और एक डिसेज भी हो जाएगा, मतलब डिवीजन, फाइलम एंड डिवीजन। इसमें होगा किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पेसीज। इसमें पहले आएगा किंगडम, देन आएगा फाइलम डिवीजन, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, देन फैमिली, देन जेनस एंड एकदम लास्ट में आएगा स्पेसीज। तो ऑप्शन ए में बोला गया है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज तो टैक्सॉन नहीं हो सकता, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज होगा, इसका ऊपर वाला होगा ऑर्डर होगा। एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इज ऑर्डर। एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज तो इसका ऊपर वाला होगा जीनस हो जाएगा आंसर इसका, जीनस। A group of related species is called genus. A group of related families is called order. तो ये दोनों हो गए गलत। ऑप्शन सी में बोला गया है ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टैक्सॉन इज नॉट बेसिकली ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं, ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो इसका डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ए टैक्सॉन इज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11 क्वेश्चन में जाते हैं। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड स्पेसीज, किंगडम, फैमिली, वैरायटी। तो इसका आंसर होगा, हमने देख लिया, पहला वाला सबसे हाईएस्ट में आता है किंगडम, देन फाइलम डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जेनस, देन स्पेसीज। सबसे पहले आ जाएगा किंगडम, देन फाइलम डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, एकदम लास्ट में ए वाला हो जाएगा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड स्पेसीज। इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा स्पेसीज। स्पेसीज इज करेक्ट हियर। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अब हम आगे 12 क्वेश्चन नंबर 12 Which of the following is less general characters as compared to genus? Which of the following नीचे दिया गया कौन सा लेस जनरल कैरेक्टर होता है एज कम्पेयर टू जीनस, जीनस के कंपैरिजन में कौन सा लेस जनरल कैरेक्टर शो करता है एज कम्पेयर टू जीनस। तो हम लोगों ने ये वाला निमोनिक सीख लिया था, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। पहले आएगा किंगडम, फिर एनिमल के लिए आएगा फाइलम एंड प्लांट के लिए आएगा डिवीजन, की पॉट क्लीन, देन आएगा क्लास, अदरवाइज फैमिली, गेट्स, सिक। सबसे पहले आ जाएगा किंगडम, देन फाइलम एंड डिवीजन, फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, एकदम लास्ट में आ जाएगा स्पेसीज। तो मैंने आप लोगों को बताया था जितना हम लोग नीचे किंगडम से स्पेसीज की ओर जाएंगे उतना ही कॉमन कैरेक्टर जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। जितना हम लोग किंगडम से स्पेसीज की ओर आते जाएंगे उतना कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, बट जनरल कैरेक्टर इज डिक्रीजेस फ्रॉम किंगडम टू स्पेसीज। जनरल कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, जनरल कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो जनरल कैरेक्टर किंगडम में सबसे ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल कैरेक्टर एज कम्पेयर टू जीनस, जीनस से कौन सा लेस जनरल कैरेक्टर, ये पूछा गया है। तो जनरल कैरेक्टर तो ऊपर की ओर इंक्रीज होता जाएगा, तो स्पेसीज में जनरल कैरेक्टर सबसे कम होगा। आप लोग एक बार सोच के देख लीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग प्लीज़ अपना मार्क्स काउंट करते जाना कि आप लोगों को कितना स्कोर करते जा रहे हो, ताकि आप लोग अपनी मिस्टेक कॉपी में लिख सको और उससे कुछ सीख सको कि हमने क्या क्या गलती किया है और इसको हम कैसे सुधार सके। इसलिए प्लीज़ अपना गलती लिखते जाना। तो चलिए, आप लोगों ने सोच लिया होगा आपका फाइनल आंसर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, स्पेसीज से अगर हम किंगडम की ओर चलते जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि कॉमन कैरेक्टर किंगडम से स्पेसीज की ओर बढ़ते जाता है, और जनरल कैरेक्टर कॉमन कैरेक्टर के उल्टा होगा। तो जनरल कैरेक्टर स्पेसीज से किंगडम की ओर बढ़ते जाएंगे, जनरल कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम। एंड ए वाले क्वेश्चन में पूछा गया है लेस जनरल कैरेक्टर एज कम्पेयर टू जीनस, जीनस से लेस जनरल कैरेक्टर कौन सा है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर स्पेसीज होगा, क्योंकि फैमिली और ऊपर के बाकी सब तो मोर जनरल कैरेक्टर शो करते हैं जीनस के मुकाबले। तो नीचे वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेसीज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 का ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो अब हम आगे 13 क्वेश्चन की ओर। सीक्वेंस द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, इसको सीक्वेंस में लेना है। मैंने जो आप लोगों को बताया था ए वाले निमोनिक से ये बन जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। ये ट्राइब है, क्लास, फाइलम। तो क्लास के बाद फाइलम नहीं आता, क्लास के पहले फाइलम आता है। क्लास तो बाद में आता है, पहले फाइलम आता है। तो ऑप्शन ए इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्लास पहले नहीं आता, पहले फाइलम आता है। ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है डिवीजन, क्लास, डिवीजन, ये तो ठीक है। डिवीजन, क्लास, डिवीजन के बाद ही क्लास आता है, उसके बाद फैमिली, ये भी ठीक है। देन ट्राइब, देन ऑर्डर। फैमिली के बाद ऑर्डर नहीं आता, ऑर्डर पहले आता है उसके बाद फैमिली आता है। इसमें भी आप देख सकते हो ऑर्डर पहले आता है उसके बाद फैमिली आता है, लेकिन इसमें दिया गया फैमिली पहले आ गया और ऑर्डर बाद में दे दिया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फाइलम तो पहले आता है, फिर ऑर्डर, देन क्लास, देन ट्राइब, देन फैमिली। इसमें बेसिकली दिया है फाइलम, फाइलम हो गया, देन ऑर्डर, ऑर्डर दे दिया गया, देन क्लास। ऑर्डर के बाद क्लास नहीं आता, क्लास पहले आता है, देन ऑर्डर आता है। ये वाला ऐसे दिया होता तो सही हो जाता।
लेकिन इसमें भी गलती किया है, तो ए भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जेनस, स्पेसिस। एक ट्राइब जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, आप लोगों को याद रखना है, फैमिली एंड जेनस के बीच में ट्राइब आएगा। तो पहले डिवीजन आता है, राइट। देन क्लास दिया गया है, ये भी राइट है। देन ऑर्डर दिया गया है, उसके बाद फैमिली दिया गया है, इसके बीच में ट्राइब दिया है, फिर जेनस, स्पेसिस। ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ऑप्शन डी 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। Which of the following is correctly matched? Tiger, tigris, species. Cuttlefish, mollusca, class. Humans, primata, family. Housefly, mosca, order. तो ऑप्शन बी पहले देख लेते हैं, कटल फिश, मोलास्का, क्लास। मोलास्का क्लास नहीं होता, मोलास्का एक फाइलम होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। मोलास्का इज फाइलम, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मोलास्का इसमें क्लास दिया गया है। मोलास्का क्लास नहीं होता, मोलास्का होता है फाइलम। ऑप्शन सी में दिया गया ह्यूमंस, प्राइमता, फैमिली। प्राइमता ह्यूमंस की फैमिली नहीं होता, ह्यूमंस की फैमिली होते हैं होमिनिडी। प्राइमता इसका ऑर्डर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फैमिली नहीं होगा, प्राइमता ऑर्डर हो जाएगा, तो ये भी बेसिकली रॉन्ग दिया गया है। हाउस फ्लाई, मुस्का ऑर्डर नहीं होता, मुस्का होता है जेनस। मुस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम हम लोगों ने देखा था पहले भी, तो मुस्का हो जाएगा जेनस, ये ऑर्डर नहीं है, ये जेनस होता है। और ऑप्शन ए टाइगर, टाइग्रिस स्पेसिस, टाइग्रिस स्पेसिस एकदम करेक्ट है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें मैच तक कॉलम करना है, कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 को मैच करना है। फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। कॉलम 2 में दिया गया है डिप्टेरा, आर्थ्रोपोडा, मुस्कैडी एंड इंसेक्टा। तो फैमिली में हमने जो एनसीईआरटी में एक चार्ट पढ़ा था, उस चार्ट में ही सब कुछ दिया हुआ है, जो कि आपको याद करना है। तो उस चार्ट से ही हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तो फैमिली में आ जाएगा मुस्कीडी हाउस फ्लाई का फैमिली होता है, तो फैमिली आ जाएगा मुस्कीडी। ऑर्डर में डिप्टेरा आ जाएगा, क्लास में आ जाएगा इंसेक्टा, एंड फाइलम में आ जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फैमिली हम एनिमल किंगडम में भी आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए के साथ हो जाएगा, ए के साथ हो जाएगा मुस्कीडी, 3 हो जाएगा ए के साथ। और बी ऑर्डर के साथ हो जाएगा डिप्टेरा, बी के साथ 1। क्लास में हो जाएगा इंसेक्टा, सी के साथ 4। एंड लास्ट फाइलम के साथ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, डी के साथ 2। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा और अपने आप को मार्क्स देते जाना है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। द फैमिली फैलिटी इंक्लूड्स। पहले 15 क्वेश्चन तो हम लोगों ने PYQ डिस्कस किया, और नेक्स्ट हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आते हैं, जो कि आगे जाने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि आप लोगों का बेसिक जो है ना वो स्ट्रांग होते रहे, और आप लोग अगर नए नए क्वेश्चन भी दिया जाए, फ्रेम किया जाए नए नए क्वेश्चन, तो भी आप लोग इजीली उसको कर पाओ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। द फैमिली फैलिटी इंक्लूड्स। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो फैमिली, फैलिटी एंड कैनिडी दोनों ही समझाया था। कुछ लोग सोच लेते हैं कैनिडी 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 से क्या, कैट के साथ सी दोनों मिक्स होता है, लेकिन ये गलत है। सी के साथ सी नहीं होगा, मैंने चैप्टर में भी पढ़ाया था। कैनिडी कैट में नहीं होगा, कैनिडी होगा डॉग के लिए, और ये जो फैलिटी है ना वो कैट्स के लिए होगा। सी से सी को याद मत रख लेना। कैनिडी इज नॉट कैट्स फैमिली, कैनिडी बेसिकली डॉग्स के लिए होता है,
और एक फेलिडी जो है ना वो कैट्स के लिए होता है। इसमें सिर्फ कैट्स नहीं, कैट्स के साथ टाइगर्स, लायंस, ऑल ऑफ दिस आ जाएगा इसका आंसर में। कैट्स, टाइगर, लायन, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। कैट्स के साथ टाइगर एंड लायंस भी आ जाएगा फेलिडी फैमिली के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। द फैमिली फेलिडी इंक्लूड्स कैट्स, टाइगर्स, लायंस, ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्लूड्स ऑल अदर टर्म्स? इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो बाकी टर्म्स को इंक्लूड करता है? तो बेसिकली इसमें हाईएस्ट टर्म कौन सा है वो पूछा गया है, क्योंकि जितना टर्म हाईएस्ट होता जाएगा, हायर टर्म होता जाएगा, उतना ही नीचे वाला टर्म जो है ना वो इसके अंदर ही आ जाएगा। तो हायर टर्म आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा गया है। ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी नोमेनक्लेचर, ऑप्शन सी टैक्सोनॉमी, ऑप्शन डी सिस्टमैटिक्स। तो कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये तीनों टैक्सोनॉमी के अंदर आ जाएगा। ये सब तो टैक्सोनॉमी के अंदर आ जाएगा। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर जो सारे बेसिक स्टेप है वो टैक्सोनॉमी के अंदर आ जाएगा। और टैक्सोनॉमी भी सिस्टमेटिक्स, ये जो सिस्टमेटिक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा टर्म है जिसके अंदर टैक्सोनॉमी और बाकी सब भी आ जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, कैरेक्टराइजेशन हो गया, ये सभी तो टैक्सोनॉमी के अंदर आ जाएगा। टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी ये सबसे बड़ा टर्म है सिस्टमेटिक्स, जो कि टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मिलकर होता है। तो टैक्सोनॉमी से भी बड़ा टर्म है सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज सिस्टमैटिक्स। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्लूड्स ऑल अदर टर्म्स, इसका आंसर हो जाएगा सिस्टमैटिक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, बोटानिकल नेम ऑफ पोटैटो इज? पोटैटो का बोटानिकल नेम जो कि मैंने इसी वीडियो में बताया है, पोटैटो का बोटानिकल नेम है सोलानम ट्यूबेरोसम। मेंजिफेरा इंडिका तो आप लोगों को पता है, ये है मैंगो का साइंटिफिक नेम। ये वाला हो जाएगा मैंगो के लिए। ये पैंथेरा लियो वर्ड आ गया तो ये वाला लायन के लिए हो जाएगा। सोलानम मेलनजेना, ये तो हो जाएगा ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है, इसमें इसका आंसर हो जाएगा ब्रिंजल। तो सोलानम ट्यूबरसम ये हो जाएगा पोटैटो का बोटानिकल नेम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 18 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो थर्ड नेम लिखते हैं वो क्या, बेसिकली ये पूछा गया है, वो क्या है? तो सभी को पता है, पहला वाला है जेनेरिक नेम, सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में 3 होता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जनरली 2 होता है, एक जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जनरली 3 होता है, पहला वाला तो जेनेरिक नेम, दूसरा वाला स्पेसिफिक एपिथेट एंड तीसरा वाला जो होता है वो सब स्पेसिस होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सब स्पेसिस। सी इज करेक्ट। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम आगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, द इंडियन बोटानिकल गार्डन इज लोकेटेड इन? इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ लोकेटेड है? इसमें आप लोगों को 3 पॉइंट याद रखना है। सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन उसको बोला जाता है क्यू बोटानिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड में है। क्यू बोटानिकल गार्डन वर्ल्ड फेमस बोटानिकल गार्डन है, क्यू बोटानिकल गार्डन। ये वाला यूके में है, मतलब इंग्लैंड में है। क्यू बोटेनिकल गार्डन ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। एंड इंडियन बोटेनिकल गार्डन ये वाला कहाँ है? इसका आंसर होगा हावड़ा यानी कोलकाता में इंडियन बोटेनिकल गार्डन है। लखनऊ में भी एक बोटेनिकल गार्डन है, वो है नेशनल बोटेनिकल गार्डन। ये है इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है। लखनऊ में नेशनल बोटेनिकल गार्डन है। मुंबई और मैसूर में तो ऐसा कुछ खास बोटेनिकल गार्डन नहीं है। तो अगर इंडियन बोटानिकल गार्डन पूछे तो इसका हावड़ा आंसर होगा, जो कि कोलकाता में है। एंड लखनऊ में है नेशनल बोटेनिकल गार्डन। एंड सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, इसका आंसर है क्यू बोटेनिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है द इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन, इसका तो आंसर हो जाएगा हावड़ा में
इंडियन बोटेनिकल गार्डन है। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आप लोगों ने अपना मार्क्स काउंट कर लिया होगा। आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता कर जाना। और इसमें मैं हाईलाइट कर देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला क्वेश्चन में तो वो जो सर्ट है ना, वो सर्ट तो आप लोगों को याद रखना है। मैंगो का साइंटिफिक नेम हो गया, हाउस फ्लाई का हो गया, ह्यूमन्स का, व्हीट का, राइस का, पोटैटो, ब्रिंजल, ये सब तो याद रखना ही है। और ICBN, ये सब तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सब तो याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आप एक लाइन में आंसर आ जाता है, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ो तो आप लोग नहीं भूलोगे। जेनेरा प्लेंथरम वाला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आप लोग याद रख सकते हो। और मैंगो का साइंटिफिक नेम, और साइंटिफिक नेम किसने दिया था, कैरोलस लिनियस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ICBMs का रूल्स, ये सारे रूल्स आपको याद रखना है, तभी आप लोग फाइंड कर पाओगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर आपको रूल्स ही नहीं पता होगा तो आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। इसलिए आपको सारे रूल्स याद रखना है। और लिनियस साहब ने कौन सा दिया था, कौन सा नोमेनक्लेचर दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लिनियस ने। और क्वेश्चन नंबर 8, ये तो मैंने बोला ही था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आप लोग को याद रखना है, मतलब ये समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट सही होगा तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। ये वाला सीक्वेंस जो कि मैंने न्यूमोनिक देखकर भी समझा दिया, ये भी आप लोगों को याद करना है। पहले डिवीजन, क्लास, ये सब अगर आप लोग ये न्यूमोनिक अगर याद कर लो तब आप लोग ये फाइंड आउट कर पाओगे। और क्वेश्चन नंबर 15 के लिए वो वाला चार्ट आप लोगों को याद रखना है, तभी आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। फैलिडी कैनिडी के अंदर कौन कौन से, किसका फैमिली फैलिडी है, किसका कैनिडी है, ये सब भी आप लोगों को याद रखना है इस वाले सेक्टर के लिए। और 17 वाला काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मिलकर सिस्टमैटिक्स बनते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और पोटैटो का साइंटिफिक नेम, ये तो एक बार पढ़ने से याद हो ही जाएगा। और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका जो थर्ड नेम है वो सब स्पीसीज होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन ये हावड़ा में है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो यही था, आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया। आने वाले सेशन में और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम लोगों का बेस जो है ना वो स्ट्रांग होता जाए और हम लोग एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में जाके मिस्टेक ना करें। तो आने वाले सेशन में और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेक्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और रिवाइज करते रहिए। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।